हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं मंटू कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पॉइंट पर। बहुत गर्मी है आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th में है या क्लास 12th में या क्लास 9th में है या क्लास 8 में भी है। सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के मेन एग्जाम में पूछा जाता है, 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है समास। समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपोजिशन, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है समास। तो समास क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को समझेंगे, एक बेहद जहरीला ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। और जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में और आप लोग तुरंत टिक कर दीजिएगा कि ये जो है इस समास का उदाहरण है। तो पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं, इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। तो कहते हैं कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि तू सपना बड़ा देखना माँ, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। शुरू करते हैं क्लास को, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th या क्लास 12th या क्लास 8 7 में भी है तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। शुरू करते हैं समास। समास क्या होता क्या है, समास पहले ये समझेंगे, उसके बाद प्रकार समझेंगे समास के। ठीक है, तो समास होता क्या, तो लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नहीं समझ में आया? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का मतलब ही होता है कंपोजिशन, कंपाउंडिंग। दो या दो से अधिक शब्दों का कंपोजिशन ही समास कहलाता है। समझ में आया परिभाषा? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल देंगे और जब प्रकार समझाएंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने एक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने, यानी दो या दो से अधिक पद यानी छोटा कर रहे हैं। समास का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को छोटा करना। क्या होता है, किसी भी शब्द को छोटा करना। लिखा या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। समास की कोई परिभाषा नहीं पूछता है बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में। जब भी पूछेगा तो समास के प्रकार से पूछेगा कि जो है हमारा चौराहा में कौन सा समास है, हमारा गिरिधर में कौन सा समास है, हमारा जो है ये सब में कौन सा समास है। तो इसका परिभाषा नहीं पूछता मेरे भाई, इसके प्रकार से पूछेगा कि कौन से जो है कौन सा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो समझ में आया इतना बात। अब चलते हैं इसके प्रकार पर। तो इसका प्रकार जो होता है समास का, हिंदी में कुल प्रकार की संख्या होता है 6। कितना प्रकार होता है, 6 प्रकार होता है समास का हिंदी में। कितना प्रकार के होते हैं समास, 6 प्रकार के होते हैं। इससे पढ़ते हैं प्रधानता के आधार पर, यानी कौन सा पद प्रधान है। एक होता है पूर्व पद, ये तो एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले पद, जो शब्द में पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। जो शब्द में बाद में पद आता है, बाद में शब्द आता है, उसे कहते हैं उत्तर पद। तो पद के प्रधानता के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे समास का। तो करते हैं समास का वर्गीकरण किसके आधार पर, पद के प्रधानता के आधार पर। तो समास का मतलब क्या है, किसी भी शब्द को छोटा करना। अब आते हैं समास का वर्गीकरण। समास का वर्गीकरण किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर। प्रधानता के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं समास का जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडिंग। समास का वर्गीकरण पद के प्रधानता के आधार पर। कौन सा पद प्रधान होगा तो वो कौन सा समास कहलाएगा। इसमें दो ही पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद यानी पूर्व पद, एक होता है दूसरा वाला पद यानी उत्तर पद। पहले जो पद आता है उसे पूर्व पद, बाद में जो पद आता है उत्तर पद। तो इसको पढ़ने वाले हैं समास के प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें पहला होता है अव्ययी भाव। क्या होता है, पहला प्रकार होता है समास का अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास।
दूसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और चौथा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और इसका फिर दो होता है उपभेद। तत्पुरुष समास का दो उपभेद होता है, तो मिलाकर कितना हो गया 6। तत्पुरुष समास का दो उपभेद होता है, जिसमें पहला आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। एक आता है द्विगु समास, द्विगु समास। तक का समास की कुल संख्या कितना 6, जिसमें प्रधानता के आधार पर 4 ही है, प्रधानता के आधार पर 4 ही है। और उस चौथा जो है तत्पुरुष समास, उसका उपभेद 2 है, एक है कर्मधारय, एक है द्विगु। तो समास के प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के 4 प्रकार का। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा समास यार समान नहीं, तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का दो उपभेद होता है, एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे कौन सा पद प्रधान होगा तो कौन सा समास कहलाएगा, कैसे क्या होता है। तो हम लोग अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे कि यह समास जो है अव्ययी भाव समास है, कैसे पहचानेंगे, आइए इसको सीखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास में क्या कहता है, पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहले वाला पद क्या हो, प्रधान हो। इसमें पहला पॉइंट जो है समझने का, इसका जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद पहले कैसे समझेंगे कि अव्ययी भाव है, तो पहले समझेंगे कि इसका जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहले वाला पद प्रधान हो जाए। पहले वाला पद प्रधान का मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब होता है पहले पद के बारे में ही बोला जा रहा है, पहले पद ही प्रधान है, मुखिया है, इसको बोला जाता है। तो पहला पद पूर्व पद प्रधान हो जाए तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। पहला पहचानने का तरीका है कि पूर्व पद प्रधान हो जाए। दूसरा क्या है समझने का कि इसमें उपसर्ग या अविकारी शब्द आता है। दूसरा होता है कि उपसर्ग या अविकारी शब्द आता है इसमें। उपसर्ग आप लोगों को पढ़ाएंगे, कुछ वीडियो आएगी उसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल समझ लो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है, पूर्व में लगता है। तो इसका भी मतलब वही होता है जिसका मतलब इसका होता है। पूर्व पद प्रधान यानी जो है पहले वाला पद प्रधान। इसमें बोले उपसर्ग या अविकारी के बारे में भी समझाएंगे, लेकिन उपसर्ग समझो। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता है, जो पहले लगा वो पूर्व पद, और पूर्व पद प्रधान यानी जो है उपसर्ग प्रधान है। समझ में आ रहा? अव्ययी भाव समास को पहचानने का दो तरीका है। पहला पूर्व पद प्रधान होना चाहिए और इसमें उपसर्ग होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। तीसरा जो इसका पहचानने का तरीका है वो है क्रिया विशेषण। क्या है क्रिया विशेषण? यह क्रिया विशेषण के रूप में काम आना चाहिए, क्रिया विशेषण के रूप में। क्रिया भी पढ़ाएंगे, विशेषण भी समझाएंगे। यह क्या होना चाहिए, क्रिया विशेषण के रूप में काम आना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। आप समझते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, पहले वाला पद ही प्रधान हो, मुखिया हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा, इसमें जो है उपसर्ग होना चाहिए, अविकारी शब्द निकलना चाहिए, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीसरा है इसमें कि क्रिया विशेषण के रूप में इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण है, कुछ उदाहरण लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में हम एक उदाहरण करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोल दिए दीनानुदीन, दीनानुदीन। दीनानुदीन का मतलब वह दिन पर दिन। दीनानुदीन का मतलब क्या होता है, दिन पर दिन। क्या होता है इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है दिन पर दिन। दीनानुदीन का मतलब होता है दिन पर दिन, यानी इसका मतलब दिन, पहले वाला शब्द
प्रधान है, क्योंकि दीन के बारे में अध्ययन हो रहा है। यहाँ पर दीन के बारे में बताया जा रहा है कि दीन पर दीन, किसके बारे में? दीन के बारे में। तो दीन पहला पद प्रधान है, तो ये कौन सा उपसर्ग होगा? आप व्ययी भाव समास। या दीनानुदीन का मतलब होता है इसमें दीना प्लस दीन, यानी इसमें उपसर्ग भी आ रहा है दीन पर दीन, पहले दीन आ रहा है फिर दीनानुदीन, जिसमें उपसर्ग भी आ रहा है और इसमें क्रिया विशेषण के रूप में भी काम ले सकते हैं दीनानुदीन के बाद। अब दूसरा आता है द्वंद्व समास। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यह भी बहुत समास से पूछा जाता है। दीनानुदीन कौन सा समास है? या अब यह भी बहुत समास से दूसरा एग्जाम्पल आता है अजन्म। क्या आता है? अजन्म। अजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर आज तक। अजन्म से लेकर, अजन्म का मतलब जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, अजन्म का मतलब यही होता है। अजन्म, जन्म से लेकर, यानी पहले पद प्रधान है अव्ययी भाव समास। ये पहला प्रकार का एक फुल डिटेल रहा। समझने के लिए, प्रकार को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है, तो इसका पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, इसमें उपसर्ग या विकारी शब्द होना चाहिए, क्रिया विशेषण के रूप में काम आना चाहिए। अब दूसरा प्रकार आता है द्वंद्व समास। क्या आता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है दो शब्द आपस में किसी न किसी संबंध से जुड़ा होता। दो शब्द किसी न किसी प्रकार के संबंध से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान, इसमें क्या होता है समझना। दूसरा में होता है दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, इसमें एक पद पहले वाला प्रधान था, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान है। दो पद आएगा, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, तो इसमें दोनों पद प्रधान होगा। जैसे इसमें दोनों पद जो होता है किसी न किसी संबंध से जुड़ा होता है, किसी न किसी संबंध से जुड़ा होता है, किसी न किसी संबंध से जुड़ा होता है, किसी न किसी संबंध से, या तो वो विलोम शब्द में जुड़ा हो, या तो वो विलोम शब्द में जुड़ा हो, दोनों शब्द। दूसरा, या तो वो विलोम शब्द में जुड़ा हो, या तो वो पूरक में जुड़ा हो, या तो वो पूरक में जुड़ा हो, या तो वो सहचारी में जुड़ा हो, सहचारी शब्द में जुड़ा हो। ये जो होता है द्वंद्व समास, जो होता है द्वंद्व समास जो होता है वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद का कहने का मतलब पूर्व पद यानी पहले पद और बाद वाला पद यानी बाद में आने वाला उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होता है। इसमें दोनों दो पद जो होता है वो किसी न किसी संबंध के रूप में स्थापित होता है, जो इस प्रकार संबंधित भी हो सकता है कि दोनों शब्द विलोम हो एक दूसरे। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि क्या है? दोनों विलोम है, तो ये जो है एक संबंध से है, विलोम शब्द के संबंध के रूप में है, तो लाभ हानि जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। लाभ का मतलब ही कुछ है और हानि का मतलब ही कुछ है, इसका मतलब दोनों पद प्रधान है, यानी द्वंद्व समास है हमारा। जैसे दूसरा है पूरक। पूरक का मतलब होता है एक का पूरक दूसरा, एक का पूरक दूसरा, एक का पूरक दूसरा। ठीक है। एक है सहचारी शब्द। सहचारी का मतलब दोनों पद प्रधान है, एक नहीं रहेगा तो दूसरा के बिना नहीं। जैसे रोटी दाल, रोटी दाल, रोटी दाल कौन सा समास? द्वंद्व समास। रोटी दाल द्वंद्व समास। पापा मम्मी कौन सा समास? द्वंद्व समास। पापा मम्मी कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आ रहा है द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पापा भी प्रधान मम्मी भी प्रधान, दोनों मुखिया हैं। ठीक है। विलोम शब्द क्या है? एक दूसरे के विलोम होगा तो द्वंद्व समास होगा। जैसे लाभ हानि द्वंद्व समास है, हार जीत द्वंद्व समास है। जो भी विलोम शब्द है एक दूसरे के द्वंद्व समास है। जो भी पूरक शब्द है एक दूसरे के द्वंद्व समास है। जो भी सहचारी शब्द है, रोटी दाल, ठीक है, भात दाल, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। तो इसका पहचानने का नियम, इसका एग्जाम्पल भी लास्ट में करवाएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल। अब तीसरा पर आते हैं जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। क्या है बहुव्रीहि समास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चों का जो होता है, सॉरी लाइन कट गया यार, कुछ देर बाद अब वीडियो आप लोग का अपलोड होगा, सॉरी।